आज से 17 साल पहले अटलांटिक महासागर के आइल सेंट ह्यूबर्ट द्वीप पर क्रॉस ब्रीडिंग करके म्यूटेटेड डायनासोर्स को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनाई गई थी। लेकिन एक वैज्ञानिक की अनजाने में की गई गलती की वजह से प्रयोगशाला का सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया और एक विकृत डी-रेक्स ने बेहोशी से बाहर आकर एक वैज्ञानिक को मार दिया। हालांकि बाकी के सभी वैज्ञानिक और सुविधा कर्मी उस द्वीप को छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब कहानी आज के समय यानी कि डायनासोर्स के वापस आने के 32 साल बाद जलवायु परिवर्तन और बीमारियों ने इंसानों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला और 5 में से एक व्यक्ति उम्र से पहले ही दिल की बीमारी से मरने लगा। इसी वजह से ज्यादातर जीवित प्रजातियां अब केवल इक्वेटर के ट्रॉपिकल बैंड के आसपास ही पनपती हैं। साथ ही इंसानों को वहां जाना सरकारी रूप से बैन कर दिया गया। इधर इंसानों ने डायनासोर्स को शेर और चीतों की तरह चिड़ियाघर में रखना शुरू कर दिया, लेकिन अपने युग जैसी जलवायु न मिलने की वजह से उनकी भी समय से पहले मौत होनी शुरू हो जाती है। फिर एक दवाई बनाने वाली कंपनी पार्कर जेनिक्स का रिप्रेजेंटेटिव मार्टिन एक गुप्त ऑपरेटिव बेनेट नाम की पूर्व स्पेशल फोर्स एजेंट से मिलकर उसे बताता है कि वो इंसानों को हो रही समय से पहले दिल की बीमारियों से बचाने के लिए एक दवा बनाना चाहता है। इस दवा से दिल की बीमारियां 20 साल तक रोकी जा सकेंगी, जिसके लिए उसको सरकार द्वारा बैन किए हुए क्षेत्र यानी कि इक्वेटर बेल्ट के पास जाना होगा और वो भी बेहद गुप्त तरीके से। उसके लिए मार्टिन बेनेट को करोड़ों रुपए का ऑफर देता है, तो पैसे के लिए बेनेट उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। वहाँ से मार्टिन बेनेट को सीधा जीवाश्म वैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी से मिलवाने ले जाता है। वहाँ वो बेनेट को बताता है कि दवाई को बनाने के लिए हमको 3 सबसे बड़े जीवित डायनासोर्स के बायोमेटीरियल्स नमूने यानी कि ब्लड सैंपल्स की आवश्यकता है, क्योंकि मरने के कुछ घंटे बाद ही उनके खून से ऑक्सीजन निकल जाती है और फिर वो हमारे किसी काम के नहीं रह जाते। इससे आगे डॉक्टर हेनरी बताता है दवा बनाने के लिए मार्टिन को 3 अलग अलग डायनासोर्स के खून के सैंपल्स चाहिए जो हवा, पानी और जमीन पर रहने वाले सबसे विशाल डायनासोर्स हों, क्योंकि जितने बड़े डायनासोर्स होंगे उतनी ही बड़ी उनकी मजबूत मांसपेशियां होती हैं। उन 3 डायनासोर्स में से एक जो समुद्र में रहता है वो है मोसासोरस, दूसरा जो जमीन पर रहता है टाइटेनोसोरस, तीसरा उड़ने वाला कैटजोलक्वाल्टस। उसी समय मार्टिन डॉक्टर को बताता है कि बेनेट के साथ उसको भी खुद जाकर ये नमूने लाने होंगे। पहले तो डॉक्टर हेनरी घबरा जाता है क्योंकि उसका काम सिर्फ जानकारी देना था, पर मार्टिन उसे समझाता है अगर हम इंसान और डायनासोर्स की अकाल मौतें होने से बचाना चाहते हैं तो आपको साथ जाना ही होगा। साथ ही आप अपनी जिंदगी में पहली बार उनको उनके असली वातावरण में खुला घूमते हुए देख पाएंगे। इस पर डॉक्टर हेनरी भी चलने को तैयार हो जाता है। उसके बाद मार्टिन और बेनेट एक टीम बनाने के लिए डंकन के पास जाते हैं, क्योंकि बेनेट जानती थी कि वही उन सबको सबसे छुपाकर उस द्वीप पर ले जा सकता था, क्योंकि डंकन ने पहले भी सेना में बेनेट के साथ अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन डंकन जाने से मना कर देता है, लेकिन तभी दुगनी फीस मिलने के लालच में वो तैयार भी हो जाता है और फिर गवर्नमेंट और सरकारी एजेंसियों से बचकर द्वीप तक पहुंचने के लिए मैप पर उन्हें रास्ता दिखाता है। उसके बाद उनकी मुलाकात बॉबी से होती है जो खतरनाक प्राणियों और डायनासोर से पूरी टीम की सुरक्षा करेगा। उसके बाद वो सभी नीना और लेकलेयर के साथ ह्यूबर्ट द्वीप की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मार्टिन उनको बताता है कि वो पहले से ही मोसासोरस को ट्रैक कर रहा था और अपना सारा डाटा डंकन को दे देता है। वहीं बेनेट डॉक्टर हेनरी से पूछती है ये जीव अब इक्वेटर के पास ही क्यों पनप रहे हैं, तो डॉक्टर समझाता है असल में वातावरण के बदलाव की वजह से इक्वेटर के पास का वायुमंडल ठीक वैसा ही बन गया है जैसे कभी 6 करोड़ साल पहले हुआ करता था, जिसमें डायनासोर जिंदा थे। उसके बाद डॉक्टर हेनरी उनके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए खुद को 100 फीट तक इंजेक्ट करने वाले इंजेक्शन दिखाता है। वहीं इन लोगों से लगभग 75 किलोमीटर दूर एक आदमी रूबेन अपनी छोटी सी बेटी इसाबेल, बड़ी बेटी टेरेसा और उसके बॉयफ्रेंड जेवियर के साथ बोट सफरिंग पर निकले हुए होते हैं। वहाँ उनको समुद्र में कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो जीव उनकी बोट से टच होता हुआ गुजर जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोट पलट जाती है। तो जेवियर रेडियो और इमरजेंसी बॉक्स को बचाकर सभी के साथ पलटी हुई बोट के ऊपर चढ़ जाता है और वो बच जाते हैं। जिससे उनकी बोट पलटी थी वो मोसासोरस ही था। उसके बाद वो रेडियो से मदद मांगते हुए एक मैसेज भेजते हैं। वो मैसेज डंकन को मिलता है। डंकन डेक पर आकर सबको बताता है ये मैसेज 45 किलोमीटर के रेडियस से आया है। तो डंकन और बेनेट पहले उनको बचाने की सोचते हैं। इस पर बॉबी और मार्टिन अपने मिशन को ही पूरा करने की सलाह देते हुए बताते हैं उनको कोस्ट गार्ड्स बचा लेंगे, पर डंकन उनकी बात नहीं मानता हुआ अपनी बोट उस पीड़ित परिवार की तरफ मोड़ देता है और उस परिवार को बचाकर डंकन अपनी बोट पर ले आता है। रूबेन सबको उनके साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। उनकी बातों से सब समझ जाते हैं कि इनकी बोट को पलटने वाला मोसासोरस ही था, जिसको वो ढूंढने यहाँ आए हैं। इस पर बेनेट को ये समझ नहीं आता आखिर 45 फीट की बोट पर मोसासोरस ने हमला किया ही क्यों। तो डॉक्टर हेनरी अपने आइडिया से कहता है कि शायद उसको लगा होगा कि उसके एरिया में उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी आ गया है। उन लोगों की बातें सुनकर रूबेन कुछ समझ नहीं पाता, तो बेनेट उनको बताती है कि वो लोग सिर्फ इस द्वीप का चक्कर लगाकर यहाँ से कुछ आइटम लेना चाहते हैं। ये बात रूबेन को हजम नहीं होती, तो वो उनसे उसको और उसके परिवार को पास ही के किसी बंदरगाह पे छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी उनकी बोट पर भी एक झटका लगता है। तो मार्टिन रूबेन को समझाता है हम अपना छोटा सा काम खत्म करके आप लोगों को पास वाले गाँव में छोड़ देंगे। तभी मोसासोरस ब्रीचिंग यानी कि पानी में उछलता हुआ उनकी बोट के साइड में तैरने लगता है। तो बेनेट जल्दी से उस पर इंजेक्शन को फायर करने के लिए डेक पर आ जाती है और खुद को हिलने से रोकने के लिए डॉक्टर हेनरी से अपनी बेल्ट को डेक पर जंजीरों से लॉक करवा लेती है। फिर बेनेट अपना निशाना लगाकर बैठ जाती है और उसके 10 मीटर
इनक्यूबेटर के दायरे में आने का इंतजार करती है, लेकिन मोसासोरस के अचानक पानी में कूदने की वजह से बेनेट से इंजेक्शन शूट हो जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। तभी डॉक्टर हेनरी तुरंत दूसरा इंजेक्शन लेकर आता है। उसी समय मोसासोरस के बोट से टच होते ही एक जोरदार झटका लगता है और बेनेट बोट से नीचे लटक जाती है। अब क्योंकि उसकी बेल्ट पहले से ही बंधी हुई थी तो वो समुद्र में गिरने से बच जाती है। फिर वो खुद को संभाल कर इंजेक्शन को शूट करती है और मोसासोरस के ब्लड के सैंपल को लेने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर हेनरी मौका पाकर बेनेट से कहता है, अगर हम ये सैंपल्स मार्टिन की कंपनी को देंगे तो सिर्फ 0.1% लोगों को ही इस दवाई का फायदा मिलेगा, पर ये बाकी के 99.9% लोगों को भी मिलनी चाहिए। पर बेनेट उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। लेकिन कुछ ही समय बाद एक स्पाइनोसोरस का समूह उनकी बोट के नजदीक आ जाता है तो बॉबी गुस्से में अपनी स्पेशल गन से उन पर हमला शुरू कर देता है, पर एक स्पाइनोसोरस बॉबी को दबोचकर अपने साथ पानी में ले जाता है और बॉबी वहीं मारा जाता है। डंकन सबको बचाने के लिए अपनी बोट को चट्टानों की तरफ मोड़ देता है। उसी समय रूबेन अपनी बेटी टेरेसा से रेडियो पर 3 बार मिड डे बोलकर एक मैसेज भेजने को कहता है। टेरेसा जैसे ही मैसेज देने लगती है तभी अपने मिशन की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए मार्टिन उसको रोकने की कोशिश करता है तो टेरेसा मार्टिन को धक्का दे देती है, लेकिन इससे वो खुद ही बोट से नीचे गिर जाती है। पर वो साइड की रेलिंग पकड़ लेती है। हालांकि मार्टिन उसको बचा सकता था पर वो उसकी मदद नहीं करता और टेरेसा चीखती हुई समुद्र में गिर जाती है। उसकी आवाज रूबेन और जेवियर सुन लेते हैं। तभी जेवियर खतरे की परवाह न करते हुए टेरेसा को बचाने के लिए उसके पीछे समुद्र में कूद जाता है। फिर रूबेन अपनी छोटी सी बेटी को समझाता है कि ये बोट चट्टानों से टकराने वाली है, इसलिए हमें इस पे से कूदना होगा और वो उसे लेकर बोट से कूद जाता है। इतने में बेनेट और डॉक्टर हेनरी जरूरी सामान को बांधकर डेक पर ले आते हैं, लेकिन तभी मोसासोरस बोट पर हमला कर देता है तो डंकन सबको बचाने के लिए पानी में कूदने को बोल देता है और अपनी बोट को चट्टानों पर ले जाता है। वहाँ पानी कम होने की वजह से मोसासोरस वापस मुड़ जाता है, लेकिन बोट तेज रफ्तार में होने की वजह से किनारों की चट्टानों पर जा चढ़ती है। दूसरी तरफ रूबेन का परिवार वापस एक साथ हो जाता है और वो वहाँ मौजूद गुफा के रास्ते से उस द्वीप पर निकल आते हैं। इधर किनारे पर नीना जब सामान खींचकर किनारे पर ला रही होती है तभी एक स्पाइनोसोरस उस पर हमला करके उसको खा जाता है। इससे पूरी टीम दुखी हो जाती है। फिर बेनेट मार्टिन से पूछती है ये डायनासोर्स म्यूटेटेड क्यों हैं? तो मार्टिन कई साल पहले इस द्वीप पे होने वाले डायनासोर्स के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की बात बता देता है कि असल में यहाँ वैज्ञानिक अलग अलग डायनासोर्स की क्रॉस ब्रीडिंग करा के नए नए तरह के डायनासोर्स बना रहे थे जो लोगों ने कभी ना देखे ना सुने थे। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स में जो डायनासोर्स विकृत हो जाते थे उनको इसी द्वीप पर खुला छोड़ दिया जाता था। इसके बाद सभी जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बेनेट सबको बताती है उसने एक रेस्क्यू टीम को तैयार किया हुआ है जो ठीक 24 घंटे के बाद यहाँ बने हेलीपैड के ऊपर 2 मिनट तक हमें तलाश करेंगे। अगर उनको कोई नहीं दिखाई दिया तो वो वापस चले जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर हेनरी बताता है सैटेलाइट इमेज के हिसाब से जमीन पर रहने वाले टाइटेनोसोरस मध्य घाटी में रहते हैं और कल सुबह तक हम लोग वहाँ पहुँच भी जाएंगे। दूसरी तरफ किसी सेफ जगह या गाँव की तलाश में वहाँ लगे पाइपों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर जंगल में नदी के पास मार्टिन को क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर में एक पायलट का कंकाल उल्टा लटका मिलता है जिसके हाथ में एक गन थी। मार्टिन सबसे छुपकर वो गन हासिल कर लेता है। अब रात के समय जब रूबेन अपनी बेटियों को सुलाकर सोने लगता है तो वो जेवियर को उसकी बेटी की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है तो जेवियर भावुक होकर कहता है कि पता नहीं आपकी बेटी मुझे जैसे से क्यों प्यार करती है, मैं उसके लायक तक नहीं हूँ। तो रूबेन उसका हौसला बांधता हुआ कहता है लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम जैसे हो खुद पर भरोसा रखो। तो जेवियर अपने भावनाओं को छुपाने के लिए हल्का होने चला जाता है पर उसके पीछे 2 रैप्टर्स उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे एक रैप्टर उस पर हमला करता है तभी एक विशाल क्वाटलेस रैप्टर पर हमला करके उसे मारकर अपने साथ ले उड़ जाता है। इस घटना से जेवियर की हालत टाइट हो जाती है। फिर सुबह होते ही मार्टिन और बेनेट अपनी टीम के साथ घाटी पहुंच जाते हैं। वहाँ डॉक्टर हेनरी विशालकाय टाइटेनोसोरस को अपने सामने देखकर उनके नजदीक जाकर छूकर देखता है और ये पल उसकी आंखों में आंसू ला देता है। बेनेट बड़ी आसानी से उसका ब्लड सैंपल ले लेती है। उसके बाद वो तीसरे वाले सैंपल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूबेन अपने परिवार के साथ पाइपों का पीछा करते हुए एक नदी के किनारे आ जाता है। वहाँ उसको नदी के दूसरी तरफ एक रेस्क्यू डेक दिखाई देता है। उसको वहाँ बोट होने की संभावना लगती है पर खुद के पैर पे चोट लगी होने की वजह से वो टेरेसा को नदी पार करने की परमिशन दे देता है। टेरेसा बड़ी सावधानी से नदी को पार करके डेक पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी उनको पास ही सोता हुआ टायरोनोसोरस रेक्स यानी कि टी-रेक्स दिखाई दे जाता है। उसको देखकर वो सब डर जाते हैं। टेरेसा फिर भी हिम्मत करके एक इमरजेंसी राफ्ट ढूंढकर उसे बाहर लाकर खोल लेती है। अब जैसे ही वो सभी राफ्ट में बैठकर नदी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं तभी टी-रेक्स की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनको खाने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। टी-रेक्स से बचते हुए वो सभी राफ्ट से गिर जाते हैं, लेकिन बड़ी मशक्कत करने के बाद वो टी-रेक्स से बच पाते हैं। पर रूबेन की छोटी बेटी इजाबेल पलटी हुई राफ्ट के नीचे फंस जाती है। हालांकि वो भी ऐन वक्त पर बचकर चट्टानों के पीछे छुपे अपने परिवार के पास पहुंचकर बच जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर हेनरी और बाकी सभी तीसरे नमूने के लिए कैटजोल के अंडे चुनते हैं, क्योंकि हेनरी को पता था वो उस तेज रफ्तार से उड़ने वाले डायनासोर्स के खून का नमूना नहीं ले पाएंगे। तो वो सभी पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर रस्सियों के सहारे उसके घोंसले तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर हेनरी बड़ी सावधानी से अंडे में से नमूना निकालने लगता है। तीनों सैंपल के मिल जाने के बाद बेनेट डॉक्टर से पूछती है अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तो वो बताता है अगर हम ये सैंपल्स मार्टिन की कंपनी को ना देकर बाकी सभी कंपनियों को दे दें तो कोई इसका पेटेंट नहीं कर पाएगा और ये दवाई पूरी मानव जाति के काम आएगी। उसके बाद वो जैसे ही दोनों सैंपल कलेक्ट करते हैं तभी कैटजोल क्वाटलस अपने घोंसले में वापस आकर उन दोनों पर हमला कर देती है। इससे सैंपल डॉक्टर के हाथ से छूट जाता है तो उन्हें बचाने के लिए लैक्लेयर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है तो कैटजोल उसके पीछे आता है। अब लैक्लेयर को बचाने के लिए मार्टिन और डंकन उसकी रस्सी खींचकर उसे ऊपर ले आते हैं, लेकिन तब तक कैटजोल उसको खा जाती है। अब मार्टिन और डंकन बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचाते हैं। मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर हेनरी
हेनरी सैंपल को जैसे ही अपने कब्जे में लेता है तो इंजेक्शन अपने आप को इजेक्ट करके उससे दूर चला जाता है और रस्सी टूटने से हेनरी सीधा नीचे नदी में आकर गिरता है। इससे उसकी जान तो बच जाती है। फिर कुछ ही देर में सभी लोग नीचे पहुंच जाते हैं और तीसरा सैंपल भी डॉक्टर हेनरी के ठीक सामने आकर गिरता है। तीनों सैंपल लेकर वो लोग वहाँ से हेलीपैड की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रूबेन का परिवार राफ्ट की मदद से प्रयोगशाला तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ डंकन को हेलीपैड भी दिखाई दे जाता है, पर उसको अभी भी रूबेन और उसके बच्चों की चिंता थी, तो वो सभी हेलीकॉप्टर के आने से पहले एक दूसरे को खोजने में लग जाते हैं। फिर रात होते होते बेनेट को रूबेन और उसका परिवार मिल जाता है। टेरेसा सबसे पहले उन सबको मार्टिन की हरकत के बारे में बताकर उसको मारने दौड़ती है, पर मार्टिन तभी गन निकाल लेता है। तो डंकन और सभी लोग हादसे को टालने के लिए टेरेसा को शांत करते हैं। मार्टिन बेनेट से सैंपल लेकर अपने हाथ में बांध लेता है। रात होते ही जंगल में भयानक आवाजें आने लगती हैं, तो अंधेरे को सेंस करके प्रयोगशाला का सिस्टम अपने आप जनरेटर ऑन करके लाइट्स ऑन कर देता है। लेकिन तभी रैप्टर और टेरासौर की क्रॉस ब्रीडिंग से बने म्यूटाडॉन्स उन पर हमला कर देते हैं, तो वो सभी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग होकर भाग पड़ते हैं। भागते हुए डॉक्टर हेनरी और डंकन सीधा प्रयोगशाला के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं रूबेन अपने परिवार के साथ वहाँ के सुपरमार्केट में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। इधर बेनेट और मार्टिन बाहर एक गाड़ी के नीचे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। म्यूटाडॉन्स पर गोली चलाते हुए बेनेट मार्टिन से उसकी गन ले लेती है। अब म्यूटाडॉन जैसे ही मार्केट के अंदर आता है, इतने में रूबेन अपने परिवार को जमीन के अंदर बने सबवे में उतारकर बचा लेता है। ठीक उसी समय हेलीकॉप्टर भी वहाँ आ जाता है, तो डंकन डॉक्टर से हेलीकॉप्टर को इशारा देने को कहकर खुद बच्चों को ढूंढने चला जाता है। वहीं बाहर मार्टिन को गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही लगी मिल जाती है, तो वो सैंपल का सूटकेस समेत गाड़ी लेकर अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। इतने में बेनेट खुद को जंगल में छुपा लेती है और देखती है जो म्यूटाडॉन उसकी तरफ आ रहा था वो रूबेन की आवाज सुनकर जमीन के अंदर बने सबवे की तरफ नीचे चला जाता है। तो वो रूबेन के परिवार को बचाने के लिए उसके पीछे नीचे चली जाती है और गन निकाल लेती है। इतने में जब पायलट्स को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता तो वो वापस जाने लगते हैं। उन्हें वापस जाता देख डॉक्टर हेनरी उनका ध्यान खींचने के लिए ऊपर टावर पर चढ़ जाता है, जहाँ इत्तेफाक से उसको फ्लेयर्स मिल जाते हैं। वो उनको जला देता है, जिस पर पायलट्स की नजर पड़ जाती है और वो वापस घूम कर आते हैं। लेकिन तभी विकृत डी-रेक्स अचानक से आकर हेलीकॉप्टर को अपने दांतों से चबाकर नष्ट कर देता है। तो डंकन डॉक्टर हेनरी के साथ खुद भी नीचे वाले सबवे में आकर सबको बताता है क्योंकि अब हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुका है, अब हमें निकलने के लिए बोट चाहिए। और ये सबवे सीधा डॉक्स तक जाता है। मैंने देखा है वहाँ एक बोट मौजूद है। फिर वो सभी डॉक्स तक पहुँचने के लिए सबवे के रास्ते चल पड़ते हैं। अब इससे पहले म्यूटाडॉन्स सबवे के अंदर उन पर हमला करता, तभी बेनेट वहाँ पहुंचकर उस पर गोलियां बरसाकर उसे ही मार देती है और फिर वो सभी डॉग्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहीं बाहर मार्टिन भी गाड़ी को दौड़ाता हुआ डॉग्स की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन इधर डॉग्स के सबवे का पैनल बंद होने की वजह से वो सभी वहीं फंस जाते हैं। तो सबसे पतली होने की वजह से इसाबेल पैनल से निकलकर जैसे ही पैनल को खोलने के लिए उसके लीवर के पास पहुंचती है, तभी डी-रेक्स ठीक उसके पीछे आ जाता है। लेकिन इसाबेल हिम्मत करती हुई फिर भी लीवर को उठा देती है। पैनल खुलने की आवाज से डी-रेक्स गेट के सामने ही आ जाता है। अब इससे पहले वो उन पर हमला करता, तभी मार्टिन अपनी गाड़ी का सायरन बजाता हुआ उसके सामने आता है, तो डी-रेक्स उसकी गाड़ी को रोककर मार्टिन को ही खा जाता है। इससे उसके हाथ पर बंधा सैंपल वाला सूटकेस नीचे गिर जाता है और वो बेनेट को मिल जाता है। फिर सभी भागकर जल्दी से डॉक्स पर आते हैं, लेकिन बोट हैंगर में ही अटक जाती है। ऊपर से रोशनी से खिंचता हुआ डी-रेक्स भी उनके सामने आ जाता है। डंकन समझ जाता है कि वो इसाबेल को खा जाएगा, तो वो जल्दी से डॉक्टर हेनरी की जेब से फ्लेयर्स निकालकर जला देता है। उस रोशनी को देखकर डी-रेक्स डंकन की तरफ मुड़ जाता है। डंकन बेनेट से बच्चों को बचाकर वहाँ से निकल जाने को कहकर डी-रेक्स को अपने पीछे ले जाने लगता है। तभी बेनेट बोट को हैंगर से निकालने में कामयाब हो जाती है और निकलने से पहले डंकन को जोर जोर से पुकारने लगती है, लेकिन तभी उसकी फ्लेयर बंद हो जाने की वजह से डॉक्टर हेनरी बेनेट को पकड़कर बोट में बैठा लेता है। लेकिन उसी समय डी-रेक्स भी वापस आ जाता है। अब वो जैसे ही उन पर हमला करने वाला होता है, वो लोग बोट स्टार्ट करके निकल जाते हैं। बेनेट की आंखें अभी भी डंकन को ढूंढ रही होती हैं। तभी एक फ्लेयर जलती हुई दिखाई देती है, तो बेनेट बोट को घुमाकर उसके पास पहुंचकर देखती है कि डंकन अभी भी जिंदा है। असल में फ्लेयर की लाइट बंद हो जाने की वजह से डी-रेक्स उसको देख ही नहीं पाया था और उसको छोड़कर ही बोट की तरफ वापस आया था। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब डॉक्टर हेनरी के फिर से पूछने पर बेनेट तय करती है कि अब ये सैंपल्स हम सबको देंगे। डॉक्टर हेनरी इस बात से खुश हो जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।